ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं प्राप्तनाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां स्नानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और इस रचना के आधार से वनस्पति कायिक जीवों की चर्चा चल रही थी। जीवों के चार प्रकार, जीव के 4 प्रकार कहें या पृथ्वी आदि के 4 प्रकार कहें, जीव के तो नहीं थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि के इन सब के 4 प्रकार बताए जा रहे थे। आगे भी चल कर के थोड़ी बहुत चर्चा इस प्रकार की आएगी। यहाँ वनस्पति की चर्चा प्रारंभ कर दी थी और ये कहा जिस जीव के सचित्त वस्तु के ग्रहण नहीं करने के परिणाम होते हैं वह व्यक्ति अत्यंत भीगे हुए परिणामों वाला, अत्यंत सरल परिणामों वाला, जब उनके ऊपर पैर नहीं रख सकता है तो उसका सेवन कैसे करेगा। और इन सब बातों के पीछे वह याद करता है अपने अतीत को, वो याद करता है अपने इतिहास को, वो याद करता है भूतकाल की उन सब बातों को जिनसे उसे यह बात स्पष्ट होती है कि अरे अरे, जब मैं तिर्यंच दशा में था, जब मैं एकेंद्रीय दशा में था, जब मैं वनस्पति दशा में था, उस समय में लोग मेरे साथ क्या क्या सलूक करते थे, कैसा सलूक मेरे साथ में होता था। अब वैसा सलूक दोबारा मेरे साथ में नहीं हो, इसलिए कम से कम मुझे तो उन जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। ये भाव हृदय में आता है, ज्ञानियों के हृदय में इस प्रकार का भाव आता है, ज्ञानियों की सोच इस प्रकार की होती है, ज्ञानियों का चिंतन इस प्रकार का होता है। माने बहुत उत्कृष्ट चिंतन होता है ज्ञानी जीवों का। और वे ज्ञानी जीव बराबर सोचते हैं कि अरे भैया, मैं इसे नहीं बचा रहा हूँ, मैं इसे देख करके अपनी भूतकाल की परिस्थितियों को याद कर रहा हूँ, मुझे तिर्यंच नहीं दिख रहे हैं, मेरा अतीत दिखाई दे रहा है, मुझे ये वनस्पति नहीं दिख रही है, इस वनस्पति के माध्यम से मुझे मेरा भूतकाल दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ये मेरा भविष्य है यदि मैं नहीं संभलूँगा तो, ये मेरा भूतकाल है यदि मैं नहीं संभलूँगा तो। इसलिए बारंबार संभलने की भावना भाना, बारंबार संभलने की प्रेरणा लेना और बारंबार संभलने का प्रयत्न करना। भूतकाल क्या था और भविष्य क्या होने वाला है, दोनों ही दशाओं को सामने दिखाते हैं। मैं कभी कभी ऐसी बात कहता हूँ, जो लोग आलू खाते हैं उन लोगों के संदर्भ में, कि आलू से तो इनका जन्म जन्मांतर का नाता है। जिन लोगों को बार बार समझाने पर भी जब वे लोग आलू नहीं छोड़ते हैं, उनसे आलू नहीं छूटता है, तो ये वाक्य हमारे मुख से सहज ही निकल जाता है। जो लोग समझा रहे होते हैं उनके लिए कि मत समझाओ, आलू से तो इनका जन्म जन्मांतरों का नाता है। नहीं समझे तो हम समझा देते हैं आपको कैसा इनका नाता है। इनका नाता जन्म जन्मांतरों से इस प्रकार का है कि अनंत काल तो इन्होंने निगोद में बिताया, आलू में बिताया। अब निकल कर के आए
तो आलू खाने लगे। क्यों? क्योंकि बाद में दोबारा इनको फिर आलू में ही पैदा होना है। हो गया ना जन्म जन्मांतर का नाता। कितने ही जन्म इन्होंने आलू में बिताए हैं, भविष्य का जीवन फिर दोबारा आलू में बिताना है। और अभी यदि आलू से निकल कर के बाहर आ गए हैं तो आलू से संबंध कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? बाहर निकले हैं तो फिर आलू के साथ में संबंध जोड़े हुए हैं, आलू खाते रहते हैं। कैसा नाता दिखता है इनका। ऐसे ही जमीकंद के साथ में नाता दिखाई देता है। जमीकंद में था, जन्म लिया था, निकला तो जमीकंद खाता रहा और फिर दोबारा जमीकंद में जाकर के पैदा हो जाएगा। भैया ये सारी स्थिति तब तक ही है जब तक निज स्वरूप को नहीं जाना है। आत्म स्वरूप को जानने पहचानने के बाद सारी स्थितियां छूट जाती है। क्या एडवोकेट साहब, मैंने कहाँ छुड़ाया आपका आलू? आपका स्वयं ही आलू खाने का राग टूट गया। हम तो किसी को छुड़ाते नहीं हैं। हमारे कहने से आपने छोड़ा तो ये आपने अपने परिणामों से छोड़ा है। बहुत अच्छी बात है। माने हम तो ये कहना चाहते हैं कि भैया जब संभल जाओ बस तभी अच्छा है, जब सुधर जाओ तभी अच्छा है। देखिए वनस्पति की कहानी थोड़ी सी यहाँ सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 266 निकालिए। 266 2 फिर 6 और 6। क्या माने ऐसा भी कह सकते हैं 266 नंबर पेज है ना। ये दो प्रकार से निरूपण मिलता है 6 काय के जीवों के संदर्भ में। तो 6 काय के जीवों का सूचक है और वे 6 काय के जीव 2 प्रकार से होते हैं। क्या एक तो त्रस काय और एक स्थावर काय। इन 2 प्रकारों से 6 काय के जीव बन जाते हैं। ऐसा देखिए वनस्पति के भेद पढ़ते हैं यहाँ। वनस्पति नामक नाम कर्म के उदय से जो जीव संसार में वनस्पति शरीर को धारण करता है उसे वनस्पति कायिक कहा जाता है। ये तो वनस्पति कायिक जीवों का स्वरूप है। इस प्रकार का कौन सा जीव वनस्पति कायिक कहलाता है? कौन सा जीव वनस्पति कायिक होगा? अच्छा, पृथ्वी कायिक किसे कहेंगे? जो जीव पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से पृथ्वी शरीर को प्राप्त करता है उसे पृथ्वी कायिक कहेंगे। तो वनस्पति कायिक किसे कहें धर्मेंद्र जी? जो जीव वनस्पति कायिक नामक नाम कर्म के उदय से और वनस्पति शरीर को धारण कर रहा है वो वनस्पति कायिक कहलाता है। वनस्पति 2 प्रकार के हैं, वनस्पति के 2 भेद हैं। थोड़ी अच्छी चर्चा है, स्वस्थ चर्चा है, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़े थोड़े भ्रमित भी होते रहते हैं इस विषय में। पहली प्रकार की वनस्पति है साधारण और दूसरे प्रकार की वनस्पति है प्रत्येक। क्या 1 नंबर साधारण वनस्पति और 2 नंबर प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति क्या होती है? साधारण वनस्पति कहाँ होती है? साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? बीच में कुछ प्रकरण किसी के माध्यम से प्रचारित हो गए गलत फहमी में और लिख भी दिए गए तो लोग ऐसा समझने लगे कि आलू आदि में साधारण वनस्पति है, जबकि ऐसा नहीं है। साधारण वनस्पति का कोई एग्जाम्पल बतलाइए तो कुछ नहीं बताया जा सकता है। साधारण वनस्पति माने निगोद, साधारण वनस्पति माने हम नहीं कह सकते साधारण वनस्पति माने ग्रीनरी नहीं। साधारण वनस्पति किसी मार्केट में नहीं मिलती। साधारण वनस्पति कहीं किसी फल सब्जी की दुकानों पर नहीं मिलती। जो मिलती हैं वे सब प्रत्येक वनस्पति होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। साधारण वनस्पति इसके 2 भेद हैं, एक बादर
और एक सूक्ष्म। वैसे साधारण वनस्पति का मतलब होता है निगोद। क्या साधारण वनस्पति माने निगोद। इन दोनों में निगोदिया जीव हुआ करते हैं। बादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया, दो प्रकार के हो गए निगोदिया। देखिए बहुत बातें आप सब जानते भी हैं, मेरे से बहुत लंबे समय से सब साधर्मी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उन बातों को रिवीजन भी होता रहता है, बातें पक्की भी होती रहती है और ठोस हो जाएंगी ये सारी बातें, मजबूत यदि आप रहेंगे तो। देखिए दो तरह के निगोदिया हो गए, एक बादर निगोदिया और एक सूक्ष्म निगोदिया। एक का नाम बादर निगोदिया, एक का नाम सूक्ष्म निगोदिया। अकेले निगोदिया ही सूक्ष्म बादर नहीं होते। जो लोग नोट करते हैं वे बराबर ढंग से लिखें। निगोदिया तो सूक्ष्म बादर होते ही हैं, लेकिन निगोदिया के अलावा पृथ्वी कायिक भी सूक्ष्म बादर होते हैं, जल कायिक भी सूक्ष्म बादर होते हैं, अग्नि कायिक भी सूक्ष्म बादर होते हैं, वायु कायिक भी सूक्ष्म बादर होते हैं। और वनस्पति में साधारण वनस्पति, ध्यान दीजिएगा वापस बोलता हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु, विवेक सिंह जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चारों सूक्ष्म भी और ये चारों बादर भी। क्या हर्षद भाई शाह, देखो ये चारों पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चारों सूक्ष्म भी होते हैं, ये चारों बादर भी होते हैं। अभी आपके और आपके सामने लगी हुई टीवी की स्क्रीन के, आपके और आपके सामने रखे हुए मोबाइल की स्क्रीन के बीच में भी असंख्यात पृथ्वी कायिक जीव हैं, असंख्यात जल कायिक जीव हैं, असंख्यात वायु कायिक जीव हैं, असंख्यात अग्नि कायिक जीव हैं। देख रहे हैं आप, आँखों से तो कुछ नहीं दिख रहा है, आँखों से तो सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, इसलिए आँखों से तो नहीं दिखता है। तो बोले कहाँ से आ गई हमारी आँखों के बीच में पृथ्वी, कहाँ से आ गई हमारी आँखों के बीच में? जल कहाँ है? बिल्कुल नहीं है भाई देवेंद्र शास्त्री, दिखता ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो? जल कहाँ है? अग्नि कहाँ है हमारे सामने? कि सुनिए, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु कायिक जीवों की हम बात कर रहे हैं, वे सब सूक्ष्म हैं, वे आपको दिखेंगे नहीं, वे सूक्ष्म जीव हैं, वे किसी के आश्रय से नहीं रहते। दूसरे होते हैं बादर। क्या बादर जो होते हैं वो किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं। बादर जो होते हैं उन्हें यह कहा जाता है कि ये किसी न किसी के टच में रहेंगे, किसी न किसी के ऊपर टिके रहेंगे। इनको कोई ना कोई आधार की ज़रूरत होती है। जिन्हें आधार की ज़रूरत होती है उन्हें बादर कहते हैं, और जिन्हें आधार की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। ख्याल में आ गई बात? वनस्पति क्यों? वनस्पति ही कहा गया है जिनागम में, इसलिए क्यों इफ एंड बट कोई सवाल नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु तो अलग है, ये वनस्पति तो निगोद को कहा गया है, साधारण वनस्पति कह करके पुकारा गया है। ठीक है ना? देखिए अभी ये कह रहे हैं इन दोनों में निगोदिया जीव हुआ करते हैं। ठीक है ना? इनमें निगोदिया जीव होते हैं, बादर निगोदिया भी होते हैं और सूक्ष्म निगोदिया भी होते हैं। इनको तो इन्हीं शब्दों को याद करना पड़ेगा आपको। एक शब्द बादर निगोदिया, एक शब्द सूक्ष्म निगोदिया, इसी शब्द में इन बातों को याद कर लीजिए। कोई एग्जाम्पल नहीं, किसी भी तरह का एग्जाम्पल नहीं इसके लिए, क्योंकि निगोदिया जीव दिखेंगे कैसे? निगोदिया का कहाँ एग्जाम्पल बतलाऊं मैं आपको? क्या
निगोदिया जीवों के लिए कैसे एग्जाम्पल दिया जाए? क्या निगोद जो होते हैं ये एक इंद्रिय जीव होते हैं ना? क्या प्रज्ञेश भाई, निगोदिया जीव कितने इंद्रिय हैं? ये साहब एक इंद्रिय। निगोदिया जीव कौन सी गति के हैं? तो आप कहेंगे साहब मनुष्य गति के तो नहीं है, देव गति के तो नहीं है, नरक गति के तो नहीं है, त्रियंच गति के भी कैसे होंगे? हाथी घोड़ा होते हैं त्रियंच गति के। तो फिर चारों गतियों के नहीं है तो क्या सिद्ध भगवान है क्या? कि नहीं, सिद्ध भगवान कैसे होंगे? इसका मतलब निगोदिया जीव चार गतियों में से किसी गति में आने चाहिए ना? कि हाँ, तो कहाँ आएंगे? बोले त्रियंच गति में। फिर हमने कहा निगोदिया जीव कितने इंद्रिय होते हैं? ये साहब पंचेंद्रिय नहीं होते, चार इंद्रिय नहीं होते, तीन इंद्रिय नहीं होते, दो इंद्रिय नहीं होते, तो एक इंद्रिय कि कहीं तो रखना ही पड़ेगा। कि नहीं कोई इंद्रियां नहीं होती तो सिद्ध भगवान मानना पड़ेगा उनको। कि नहीं कोई तो मानना पड़ेगा। तो फिर निगोदिया जीवों के एक इंद्रियपना सिद्ध होता है। ठीक है, तो त्रियंच गति के हो गए, एक इंद्रिय हो गए। अच्छा, एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा 5 प्रकार के। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के होते हैं। क्या निगोदिया जीवों को एक इंद्रिय तो कह दिया आपने। अब निगोदिया जीव 5 प्रकार के, मतलब एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं। तो निगोदिया पृथ्वी कायिक है क्या? बोले नहीं, पृथ्वी तो नहीं है। तो जल कायिक है क्या? बोले जल भी नहीं है। तो निगोदिया अग्नि कायिक है क्या? कि वो भी नहीं है। तो फिर निगोदिया वायु कायिक है क्या? कि बोले वो भी नहीं है। फिर निगोदिया वनस्पति कायिक, यदि ये भी नहीं होगा तो फिर निगोदिया एक इंद्रिय कैसे होगा? तो कहीं तो रखना पड़ेगा ना उनको, कहीं तो बिठाना पड़ेगा ना। एक इंद्रिय हैं, त्रियंच गति के जीव हैं, तो उनको बिठाया कहाँ भाई ओजस? उनको बिठाया हमने उन निगोदिया जीवों को वनस्पति में। तो बोले यार वनस्पति तो जैसे पृथ्वी दिख रही है वैसे वनस्पति दिख रही है। बोले नहीं, वनस्पति के 2 हिस्से कर दो, एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। इसलिए साधारण वनस्पति को निगोद कह दिया गया। तो फिर साहब इसी तरह से पृथ्वी में भी कह देते कि नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी कायिक जीवों का जो शरीर होता है वो निगोद रहित होता है, उसमें निगोद नहीं होता। जल कायिक जीवों के शरीर में निगोद नहीं होता। अग्नि कायिक जीवों के शरीर में निगोद राशि नहीं होती। वायु कायिक जीवों के शरीर में निगोद राशि नहीं होती। अब वनस्पति तो निगोद से भरी हुई है, इसलिए वनस्पति के अंदर ही निगोद रखना ये ज़्यादा उपयुक्त था। इसलिए हमारे वीतरागी संतों ने इस निगोद राशि को 5 स्थावर जीवों में वनस्पति में ही रखा है। पक्की हो गई बात? तर्क युक्ति से हमने बात बतला दी, क्लियर हो जानी चाहिए, पक्की हो जानी चाहिए, जम जानी चाहिए हमारे दिमाग में। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं। तो साधारण वनस्पति हो गई निगोद। क्या देखिए और क्या कहते हैं इसी चीज़ के बारे में, और बातें कहते हैं। ये कह रहे हैं सूक्ष्म साधारण निगोदिया जीव, तो देखना सूक्ष्म जीव और साधारण है क्या? देखिए सूक्ष्म जीव हैं और साधारण निगोद वाले हैं। ऐसे जीव तो घी के घड़े के समान समस्त संसार में ठसाठस भरे हुए हैं। घी के घड़े के समान ठसाठस भरे हुए हैं। आपके हमारे बीच में चारों तरफ ठसाठस भरे हुए हैं। कहीं एक बूंद जगह खाली नहीं है, एक सुई के नोक बराबर जगह खाली नहीं है। ओहो, इन निगोदिया जीवों की दशा तो देखो आप, क्या कह रहे हैं? साधारण निगोदिया, सूक्ष्म साधारण निगोदिया, साधारण वनस्पति वाले सूक्ष्म जीव दिखते ही नहीं है। क्या राशि है भाई साहब, कहाँ बात करें प्रज्ञेश भाई, कहाँ बात करें, समझ में नहीं आता है। अनंत 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 ओ हो। आप अनंत काल तक अनंत 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 बोलते रहें तो ये निगोद राशि खत्म नहीं हो। इतनी जीव राशि से ये संपूर्ण लोक ठसाठस भरा हुआ है। हम क्या बताएं आपको। क्या
क्या कहें भाई साहब, देखिए कहीं भी जगह खाली नहीं है। ओहो, कहीं भी जगह खाली नहीं है, कहीं भी जगह खाली नहीं है, ठसाठस भरे हुए 343 घन राजू प्रमाण पूरे में घेर रखा है। एक एक प्रदेश पर एक प्रदेश भी खाली नहीं है, सब जगह पर फैले पसरे हुए। बादर साधारण वनस्पति काय, बादर साधारण वनस्पति काय। अब ये बादर निगोदिया कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म निगोदिया तो ठसाठस भरे हुए हैं, ठीक है ना। अब बादर कहाँ रहते हैं? बोले बादर निगोदिया तो किसी न किसी के आश्रय से रहेंगे। नाम है निगोदिया का साधारण वनस्पति, तो कहाँ रहेंगे, किसके आश्रय से रहेंगे? बादर साधारण वनस्पति काय चित्रा पृथ्वी से, माने सुमेरु पर्वत के नीचे। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। चित्रा पृथ्वी, ये कौन सी पृथ्वी है? थोड़ा सा पृथ्वियों का भी ज्ञान होना चाहिए। हम कौन सी पृथ्वी पर रहते हैं, थोड़ा सा उसका भी भाव वासन करा देता हूँ आपको। इस दुनिया में 7 पृथ्वियाँ हैं। क्या? 8 पृथ्वियाँ हैं। पूरे 3 लोक में 8 ही पृथ्वियाँ हैं। पृथ्वियाँ ही 8 है। एक 8वीं पृथ्वी के बारे में तो आपने कई बार सुना है, अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए। क्या? अष्टम वसुधा, 8वीं पृथ्वी। सूक्ष्म जीव जो हैं 5 ही स्थावर कायकों के, वो तो पूरे लोक में व्याप्त हैं सूक्ष्म। और बादर जो होंगे वो किसी चीज़ के आश्रय से होंगे। अभी पृथ्वियों की चर्चा कर रहा हूँ आपके बीच में। 8 पृथ्वियाँ हैं इस पूरे 3 लोक में। एक पृथ्वी है 8वीं पृथ्वी, जिसे अष्टम वसुधा कहते हैं। समुच्चय पूजन का अर्घ बोलते समय उसमें आप अष्टम वसुधा शब्द का प्रयोग करते हैं। अष्टम अवनि गमो ऐसा कह करके चंद्रप्रभ भगवान का अर्घ बोलते समय आप अष्टम अवनि गमो ऐसा 8वीं पृथ्वी की आप बात करते हैं। अवनि माने भी पृथ्वी होता है, वो तो सिद्ध शिला है, ठीक है। अब उसकी तो बात छोड़ दीजिए कि साहब वो 8वीं है तो 7 कहाँ है? क्या? यदि वो 8वीं पृथ्वी है तो 7 पृथ्वियाँ कहाँ हैं, ये तो बताइए। तो बोले 7 पृथ्वियाँ 7 नरकों की 7 पृथ्वियाँ हैं। ओ हो 7 नरकों की 7 पृथ्वियाँ हैं। क्या? अच्छा, तो 7 नरकों की 7 हो गई, इसका मतलब नार की उन पृथ्वियों में रहते हैं? बोले हाँ, उन पृथ्वियों में रहते हैं। 8वीं हो गई सिद्ध शिला, तो 8 हो गई। तो फिर हम लोग कौन सी पृथ्वी पे रहते हैं? हम लोग भी तो पृथ्वी पर रहते हैं। ये क्या 9वीं पृथ्वी है क्या? ये क्या 9 नंबर की पृथ्वी है क्या? आपने तो कह दिया 7 नरकों की 7 पृथ्वियाँ, 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला हो गई। ईशत प्रागभार पृथ्वी कह दी, जहाँ बीच में सिद्ध शिलाएँ हैं। तो अब समझ में नहीं आ रही है हमारे को बात, ये क्या होगा? बोले सुनो, डरो मत, पहली पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम लोग। अरे भाई साहब, क्या पहली पृथ्वी के ऊपर रहते हैं? क्या पहली पृथ्वी के ऊपर रहते हैं? इसका मतलब पहली तो नरक पृथ्वी है। मैं समझा रहा हूँ मैं। पहली पृथ्वी है जिसका नाम है धम्मा, पहली पृथ्वी है जिसका नाम है रत्न प्रभा, पहली नरक पृथ्वी इतनी मोटी है। उदाहरण के लिए इतनी सी मोटी नहीं है, 1,80,000 योजन मोटाई वाली है वो पृथ्वी। ये पृथ्वी की मोटाई मान लो। इस मोटी पृथ्वी में, रत्न प्रभा पृथ्वी में 3 हिस्से हैं। क्या? रत्न प्रभा पृथ्वी में 3 हिस्से हैं, खर, पंख, अब बहुल। पहली नरक पृथ्वी में, पहली पृथ्वी की ही बात कर रहा हूँ, 3 हो गए इसके हिस्से। इनमें जो पहला नाम जो है, इस पहली पृथ्वी का ही जो पहला पार्ट है, इस पहली पृथ्वी के पहले पार्ट में, जो पहली पृथ्वी का जो पहला पार्ट बतलाया है, इस पहली पृथ्वी के पहले पार्ट में चित्रा नाम है उसका, उस पहले पार्ट का। चित्रा, वज्रा, वेडुरिया, लोहिता, ये इस तरह से 16 भाग हैं उसके।
तो अभी सुनिए सुनिए जरा, ये जो चित्रा पृथ्वी थी, इस चित्रा पृथ्वी के, ये रत्न प्रभा का ही हिस्सा है चित्रा पृथ्वी, इसके 1000 योजन की मोटाई वाली है। इसके यहाँ हम रहते हैं, इस जगह पर, इसके टॉप पर हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? 7 पृथ्वियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नीचे नीचे है, 8वीं सिद्धशिलाएँ। हम लोग पहली पृथ्वी में, पृथ्वी में नहीं रहते, नार की तो पृथ्वी में रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं। में और पे का अंतर जानते हैं आप? क्या इन और ऑन जैसा अंतर है। हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं, ऊपर, और नारकी कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी के अंदर, नीचे बिल बने हुए हैं, उसके अंदर रहते हैं, पृथ्वियों के अंदर रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या शब्द दिए हैं, मेरू पर्वत के नीचे 7 राजू आकाश है, उसमें 7 राजू में से मेरू पर्वत के नींव के नीचे टोटल 7 राजू है, 2 लोग, उनमें 6 राजू में तो 7 नरक हैं और नीचे 1 राजू है, उसमें पृथ्वी है। देखो 7 राजू आकाश है जिसमें 6 राजू में 7 नरक हैं, फिर 1 राजू के नीचे स्थान में ये बादर साधारण निगोद है जो कि ठसाठस भरी हुई है। ओहो हो, ये बादर निगोदिया जीव ये वहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। कहाँ पर भरे हुए हैं? उस 7वीं पृथ्वी के नीचे, 7वीं पृथ्वी भी कह सकते हो आप। 1 राजू प्रमाण का एरिया है वो पूरा, वो जो 1 राजू प्रमाण का पूरा एरिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया, उस एरिया में, उस 1 राजू प्रमाण लंबे चौड़े एरिया में, उस जगह पर बादर निगोदिया जीव, क्या बादर साधारण वनस्पति का एक निगोदिया जीव, ये वहाँ ठसाठस भरे हुए हैं। क्या देखिए, आलू में कौन से जीव हैं? आलू में भी बादर निगोदिया जीव हैं। क्या तो फिर कहेंगे साहब आलू में भी बादर निगोदिया है और वहाँ भी बादर निगोदिया है, तो फ़र्क क्या है? अरे भाई ये साधारण के भेद कर रहे हैं, अभी जब प्रत्येक के भेद करेंगे तो उसमें भी बादर निगोदिया आएंगे। अभी तो पहले 2 भेद कर दिए अपन ने, एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। तो जो साधारण वनस्पति है वो सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार की होती है, जो प्रत्येक वनस्पति होती है वो बादरी होती है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आवे तो हमारे टेलीग्राम के शंका समाधान ग्रुप पर आप प्रश्न रखिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेंगे हमारे साधर्मियों द्वारा। भगवान सर्वज्ञ देव ने इसकी संख्या अक्षयानंत बतलाई है। क्या भगवान सर्वज्ञ देव ने इसकी संख्या, किसकी संख्या? इन बादर निगोदिया जीवों की संख्या, ये जो निगोद राशि जो ठसाठस भरी हुई है उनकी संख्या बोले अक्षय अनंत बतलाई है। ओ हो। वहाँ भी वनस्पति का एक वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उस पृथ्वी पर भी, नीचे भी, तथा उगने के बाद या जल वगैरह का संबंध मिलने पर वैसी लक्षण वाली वनस्पति बहुतायत पैदा हो जाती है। ये सब नीचे की बात इन्होंने कही है, ये सब साधारण वनस्पति संबंधी बात यहाँ हुई है। इसी साधारण वनस्पति का अर्थ समझा रहे हैं। साधारण वनस्पति माने क्या है? साधारण वनस्पति माने क्या? एयणि गोद शरीरे, गोमटसार पढ़ा रहे हैं, गोमटसार जीवकांड। क्या भाई साहब गोमटसार जीवकांड पढ़ा रहे हैं विनय सिंह जी साहब? बोलो, अपन ने सोचा भी नहीं था संयम प्रकाश पढ़ेंगे तब गोमटसार जीवकांड भी पढ़ेंगे क्या? ये गोमटसार जीवकांड की गाथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले भी आई हैं बहुत, यहाँ भी आई हैं, आगे भी आएंगी। इसका मतलब गोमटसार जीवकांड के जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं
ये महत्वपूर्ण प्रकरण भी हमें यहाँ जानने पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ए निगोद शरीरे जीवा दव पमाण दो दिठा सिद्धे हिम अनंत गुणा सवेण विनीत कालेण ओहो साहराण माहरी साहारण माण पाण गहण च साहारण जीवाणम सहारणा लक्षणम भणियम। क्या कह रहे हैं और देखिए, जथेक मरई जीवो तथ दुमरणम हवे अनंताणम चंकमयी जथ इको चकमणम तथणम ताणम। गोमटसार जीव कांड की ये 195, 191 और 192 नंबर गाथा को प्रस्तुत किया है। ये बतला रहे हैं यहाँ पर, सुनिए बात क्या कह रहे हैं। एक साधारण वनस्पति निगोद के शरीर के, एक साधारण वनस्पति निगोद का शरीर, अब उसकी चर्चा तो सुनो जरा, क्या कह रहे हैं। साधारण वनस्पति निगोद शरीर के आश्रित साधारण वनस्पति है, ध्यान देना, वापस बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। एक साधारण वनस्पति और उस साधारण वनस्पति में एक निगोदिया जीव, उस एक निगोदिया जीव के शरीर में, एक निगोदिया जीव के शरीर में एक बादर निगोदिया जीव, साधारण वनस्पति का एक बादर निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीव रहते हैं उस शरीर में। तो ये कह रहे हैं उस निगोद शरीर के आश्रित सिद्ध राशि से अनंत गुणे, हाँ काम नहीं कर रहा, क्या कह रहे हो आप। सिद्ध राशि से अनंत गुणे, अरे भूतकाल में कितने जीव सिद्ध हो चुके हैं, अनंत 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 सिद्ध हो चुके हैं, उनसे अनंत गुणे। हाँ, या भूतकाल के जितने समय व्यतीत हो गए हैं उनसे भी अनंत गुणे जीव हैं एक निगोद शरीर में। बोलो, उन जीवों का आहार, ओहो, श्वासों श्वास ज़्यादा किया ना हमने, हमें तो सेपरेट चाहिए, सेपरेट चाहिए, साधारण में जाकर के पैदा हो जाएगा। फिर बताना वहाँ, अपने आप को वीआईपी नहीं समझना ज़्यादा, हम तो वीआईपी हैं, हम तो स्पेशल हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं ज़रा देखना, विचार करना। साधारण में पैदा हुए हैं, अनंत बार अनंत काल बिताया है वहाँ साधारण के अंदर, जहाँ आहार एक था, ओह श्वासों श्वास एक था, जीवन मरण एक सा है, और एक जीव के जीवन या मरणादि कार्य होने पर उसके आश्रय रहने वाले अनंत जीवों का जीवन एवं मरणादि कार्य होता है। अनंत जीव, ये जो साथ साथ में जन्म मरण की भावना है ना, ये निगोद जाने की भावना होती है। क्या ये जो साथ की भावना है, इसे निगोद की भावना कहते हैं, साथ की भावना को। क्या साथ की भावना ये निगोद की भावना कहलाती है। क्या ये हमारी चर्चा चल रही है या निगोदिया की चर्चा चल रही है? चर्चा निगोदिया की चल रही है, ऐसा भी कह सकते हैं, और हमारे अतीत की चर्चा चल रही है, ये भी कह सकते हैं। प्रमोद जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारे भविष्य की चर्चा चल रही है, क्योंकि अब हमारे भविष्य में निगोद दशाएं नहीं हैं। टोडरका जी साहब, हमारे भविष्य में अब निगोद दशाएं नहीं हैं, इसलिए हमारे फ्यूचर की चर्चा तो नहीं चल रही है प्रकाश जी भाई साहब सूरत से, लेकिन हमारे अतीत की कहानी ज़रूर है, ये हमारे भूतकाल की कहानी ज़रूर है। ये कह रहे हैं आहार, श्वासों श्वास, जन्म मरण, अरे ये कहता है जिएंगे मरेंगे साथ साथ, क्या साथ जन छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक नहीं, सात जन्म तक नहीं, जन्म जन्म तक। क्या जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा,
वाह भाई वाह, जन्म जन्म का साथ है। तुम जानते हो जन्म जन्म का साथ कहाँ होता है? बोले जन्म जन्म का साथ तो निगोद में होता है, निगोद की भावना होती है जन्म जन्म के साथ की भावना। इसलिए किसी के साथ में कोई जन्म जन्म की भावना नहीं बाना, हम जन्म जन्म का साथ है हमारा, जन्म जन्मांतरों का साथ है हमारा। तो है काहे के जन्म जन्मांतरों का साथ? धर्मचंद जी साहब, काहे के जन्म जन्मांतरों के साथ की बात करें? कुछ नहीं है। अरे साथ की भावना निगोद की भावना है, एकत्व की भावना सिद्धालय की भावना है। साथ की भावना तो समझ लीजिए निगोद, साथ चाहिए साथ चाहिए साथ चाहिए, निगोद 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 निगोद। और अब क्या कह रहे हैं? नहीं, एकत्व की भावना। समय सार छठी गाथा में क्या कह रहे हैं? समय सार तीसरी गाथा में क्या कहते हैं? ए यद्द निश्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए। ओहो, इस पूरे लोक में सबसे सुंदर कौन है? एकत्व निश्चयगत समय, एकत्व को प्राप्त अकेला सुंदर है, अकेलेपन की सुंदरता है। एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है और साथ की भावना निगोद की भावना है। बोलो साथ की भावना भाना कि एकत्व की भावना भाना? एकत्व भावना तो है हमारे यहाँ 12 भावनाओं में, हमारे इन 12 भावनाओं में कहीं भी साथ की भावना नहीं है। है कोई भावना? संयोग भावना है क्या? संयोग भावना के साथ भावना है कोई? कुछ नहीं है। देखिए कितनी बातें कह दी है भाई साहब। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, उस प्रकरण को इन्होंने यहाँ बतलाया है। जीवन मरण आदि सब साथ साथ में होता है, अनंत जीवों का एक साथ में होता है। ये साधारण जीवों का लक्षण है। और संख्या कितनी है, कहाँ तक बतलाएं? इस संख्या को कहाँ तक बताएं हम? इस निगोदिया जीवों की संख्या को कहाँ तक बतलाएं? अनंतानंत जीव है भाई साहब, अनंतानंत जीव राशि है। इसीलिए तो दौलत राम जी को कहना पड़ा, दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय। हो काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। हो निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। काल अनंत निगोद मजार, अनंत काल निगोद दशा के अंदर बीत गया। क्या बोलो? अनंत काल निगोद दशा के अंदर बीत गया भाई साहब। एकेंद्रीय पर्याय में अनंत अनंत काल बिताया है हमने, अनंत भाव बिताए। एकेंद्रीय नहीं, निगोद दशा में। और फिर निगोद दशा से कोई भाग्यशाली जीव निकल करके आया तो वनस्पति में चला गया, प्रत्येक वनस्पति हो गया। कोई भाग्यशाली जीव और वहां से आगे बढ़ा तो 2 इंद्रिय हो गया, चिंतामणि रत्न समान जैसा हो गया, लठ पर्याय की प्राप्ति करना। संजीव जी साहब दिल्ली से, बोलो। चिंतामणि रत्न की समान प्राप्ति जैसा हो गया, चिंतामणि रत्न जैसी प्राप्ति जैसा। हो क्या बताएं, क्या चिंतामणि रत्न है? चिंतामणि रत्न कहते ही समझ में नहीं आता। चिंतामणि रत्न मैंने कभी किसी से सुना, कहीं कोई चर्चा चलते समय किसी ने कहा ऐसा कि अनंत चिंतामणि रत्नों जैसा, अनंत चिंतामणि रत्न जैसा। ये बात ही सही नहीं है। पता नहीं मैंने किससे, किसी विद्यार्थी से सुनी थी, बच्चे से सुनी थी, किसी से पता नहीं, मैंने तो उससे मिलान नहीं हुआ तो टोक नहीं सका, बात रह गई। मैं तो समूह में कह देता हूँ, व्यक्तिगत नाम लेने से मतलब भी नहीं है। किसी ने अनंत निगोदिया जीव जैसा, अरे अनंत निगोदिया नहीं, अनंत चिंतामणि प्राप्त हो जाए। एक तरफ अनंत चिंतामणि है और दूसरी तरफ ये है। अनंत चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि अनंत अनंत नहीं होते। चिंतामणि तो एक ही ऐसा होता है जो अनंत बराबर होता है। क्या? अरे जिसके पास में, अच्छा मेरे पास में 1 चिंतामणि है, आपके पास में 25 चिंतामणि है, क्या करोगे भाई साहब 25 का? एक चिंतामणि कमजोर पड़ता होगा तो 100 चिंतामणि की जरूरत पड़ेगी। एक चिंतामणि कमजोर होता होगा तो आप 1000 चिंतामणि की बात करेंगे। एक चिंतामणि कहने से समझ में नहीं आता है तो अनंत चिंतामणि। अरे काय का अनंत चिंतामणि? चिंतामणि कहते ही उसे जो अकेला ही अनंत के बराबर हो, उसे कहते हैं चिंतामणि। आप जानते हैं चिंतामणि चीज क्या है? अमित बढ़ जाते जी, किसका नाम है चिंतामणि? सारी चिंताएं दूर कर दे उसका नाम चिंतामणि। चिंतामणि जैसी दुर्लभ अवस्था थी भाई साहब। कौन सी अवस्था? वो 2 इंद्रिय पर्याय के संदर्भ में लिखा, वो 2 इंद्रिय पर्याय इतनी दुर्लभ दशा थी। चलिए साधारण की बात हो गई यहाँ। अब कहते हैं यही साधारण निगोदिया जीवों का लक्षण है। ये लक्षण है कॉमन लेट बात। ओहो, कॉमन रहना पड़ रहा है, कॉमन लेट बात में रूम से निकल करके वहाँ बाहर जाना पड़ रहा है, सबके बीच में जाना पड़ रहा है, लाइन लगा करके जाना पड़ रहा है। ये कॉमन है क्या? प्रत्येक वनस्पति कायिक के, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के वनस्पति कायिक के संदर्भ में।
माने वनस्पति का एक दो प्रकार के कहे थे, पिछले पेज पर चर्चा पड़ी थी अपन ने। एक को कहा था साधारण वनस्पति, दूसरे को कहा था प्रत्येक वनस्पति। तो अब ये साधारण वनस्पति की चर्चा तो पूरी हो गई, इसके अलावा साधारण वनस्पति की कोई चर्चा और कहीं नहीं मिलती है, इससे ज़्यादा और कहीं वर्णन होता नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं विराम दे दिया जाए। साधारण वनस्पति वाला चैप्टर क्लोज। अब कहाँ चलना है? बोले प्रत्येक वनस्पति की तरफ। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है, दो प्रकार की है साहब प्रत्येक वनस्पति की चर्चा। चावड़ा जी साहब देखिए, कहते हैं सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। क्या? सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, क्या ये दो प्रकार की हो गई? कौन सी? प्रत्येक वनस्पति। ये दो भेद जीव कांड गोमट सार में निर्दिष्ट किए हैं। माने गोमट सार जीव कांड में ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक नाम से ये दो भेद बतलाए गए हैं। अरे भैया, चिंतामणि जैसी अवस्था की प्राप्ति करना तो बहुत दुर्लभ था, अभी ये प्रत्येक वनस्पति में आ जाना भी कम दुर्लभ नहीं है। क्या बताएं? साधारण वनस्पति इट मीन्स निगोद से निकल करके, साधारण वनस्पति का मतलब निगोद से निकल करके कोई पेड़ बन गया, कोई वृक्ष बन गया है, झाड़ बन गया है, पृथ्वी का एक बन गया है, ये बनना उसके बहुत भाग्यशाली होने का सूचक है। निगोद से निकल करके बाहर आ जाना। हम तो कहाँ आकर के खड़े हैं? क्या बाहरी चिंतामणि के बिना कौन हमारे को सहारा होगा? क्या क्या कहा था हीराचंद जी वैसा? कुछ कही थी आपने बात पीछे, थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ने में आया। बिगड़ी सुधारने की बात कही थी, चिंतामणि के बिना इस तरह का कुछ कहा था। अरे सच बात है, इस चिंतामणि के बिना इस जीव की बिगड़ी सुधरती नहीं है। चिंतामणि के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जड़ चिंतामणि की चर्चा नहीं है, चैतन्य चिंतामणि की चर्चा है, ये समझना जरा। चैतन्य चिंतामणि इस देह देवालय में विराजमान है, वो चिंतामणि तत्व इस शरीर रूपी देवालय में विराजमान है। जिस चैतन्य चिंतामणि रत्न के दर्शन करने मात्र से आपको क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, राग, द्वेष, मोह, ये सब बातें जब निकल जाती है, ऐसी दशा होती है उस चैतन्य चिंतामणि से सारी पर्याएं नष्ट हो जाती है, सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सारी तकलीफें मिट जाती है, सारी पीड़ाएं मिट जाती है। इसका नाम होता है चैतन्य चिंतामणि। क्या है वो चिंतामणि रत्न? चिंतामणि का काम क्या होता है ये बतलाइए। चिंतामणि कहते किसे हैं ये बतलाइए। चिंतामणि का स्वरूप क्या है ये बतलाइए। चिंताएं मिटा देने वाले को चिंतामणि कहते हैं, लेकिन ये चिंताएं मिटती नहीं हैं बाहरी चिंतामणि से। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बचपन में प्रश्न किया इस तरह का, अन्ना जी से पूछा था मैंने। चिंतामणि रत्न की चर्चा चलती थी और बहुत पुरानी बात है, मैं 80s की बात करता हूं, 80 के दशक की बात करता हूं। मैं सभा में अन्ना जी चिंतामणि की बात बोले और मैंने अन्ना जी से पूछा कि अन्ना जी ये चिंतामणि से सारी चिंताएं मिट जाती है, सब कुछ मिल जाता है, जो मांगो मिल जाता है? बोले हाँ सब मिल जाता है। तो मैंने कहा सम्यक दर्शन मांगेंगे तो मिल जाएगा क्या? मैंने कहा मोक्ष मांगेंगे तो मिल जाएगा क्या? बोले नहीं नहीं वो नहीं मिलता। क्या 80 के दशक में पूछा था मैंने अन्ना जी से, अन्ना जी आपके सब मिल जाता है चिंतामणि से, सब मिल जाता है चिंतामणि से, सम्यक दर्शन मिल जाता है क्या? अनंत सुख मिल जाता है क्या? बोले वो नहीं मिल सकता। बोले मोक्ष मिल जाता है क्या? बोले वो नहीं मिल सकता। मोक्ष तो छोड़ो, बीज नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता, मुक्ति का टिकट नहीं मिलता चिंतामणि रत्न से। क्या बात करो भाई साहब, ये पुरुषार्थ से मिलती है ये चीज़ें। हाँ मिलती है, चिंतामणि से मिलती है। चिंतामणि रत्न से सम्यक दर्शन का टिकट मिलेगा, चिंतामणि रत्न से मोक्ष मिलेगा। अरे सुनो, चैतन्य चिंतामणि से मिलेगा। क्या ये जो सम्यक दर्शन का टिकट है ये चैतन्य चिंतामणि से मिलेगा। ये जो मुक्ति महल, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ये चैतन्य चिंतामणि से होगी, जड़ चिंतामणि से नहीं होगी। क्या भाई किसी काम की नहीं है, छोड़ो इस चिंतामणि रत्न का विकल्प है। चलिए वनस्पति के भेदों के तरफ बढ़ते हैं आगे। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित नाम के दो भेद कह दिए गए, गोमट सार के अंदर निर्दिष्ट किए गए। गोमट सार जीव कांड में
इनमें से पहला भेद की तरफ फिर यहाँ बढ़ते हैं। इसका नाम है सप्रतिष्ठित वनस्पति का विवेचन। क्या? सप्रतिष्ठित, अजय सोगानी जी साहब, सप्रतिष्ठित वनस्पति का विवेचन पढ़ते हैं। 5 गाथाएं फिर प्रस्तुत कर दी है गोमटसार जीवकांड की। मूल ग्रापोर विला खंदा, तह खंद बीज रुहा, समुच्छिमाय भणिया, पत्ते आणांत कायाय, गूढ़ सिर संधि पवम, समभंग महीरुहम च क्षीणरुहम, साहागणम शरीरम, तविवरीयम च पतेयम, मूले कंदे छल्ली, भूले लिखा है, भूले की जगह मूले होना चाहिए। मूले कंदे छल्ली, पवाल साल दल, कुसुम फल बीजे, समभंगे सदिनंता, श्रस में सदी होंति पतेया, कंदस्व मूलस्व, साला खंदस वावी गहुलतरी, छल्ली साणंत जिया, पत्ते जिया तु तणु कदरी, बीजे जोणी भूदे, जीवों चंकमदि सोवे अणनोवा, जो भी मूला दिया, ते पक्षे या पड़म दाए। गोमटसार जीवकांड 185, 186, 189, 188, 189 नंबर गलत है, देखिए आप, ये दोनों एक जैसे नंबर कैसे हो सकते हैं? 189 और 189, क्या कहीं ना कहीं नंबर का फ़र्क है? तो काफ़ी अशुद्धियाँ छपी हुई है क्या? जिस वनस्पति का बीज, साधारण वनस्पति की बात कर रहे हैं क्या, 187 होना चाहिए ये बीच वाला, 185, 86, 87, 88, 89 ऐसा 187 होना चाहिए, मूल से मिलाया भी जा सकता है। जिस वनस्पतियों का बीज, ध्यान देना, मूल, अग्र, पर्व, कंद अथवा स्कंद है, अथवा जो बीज से ही उत्पन्न होती है तथा सम्मूर्छन हैं, वे सभी वनस्पतियाँ सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित 2 प्रकार की हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ 2 प्रकार की प्रत्येक वनस्पतियों की चर्चा चल रही है, एक सप्रतिष्ठित की और एक अप्रतिष्ठित की। भावार्थ, वनस्पति अनेक प्रकार की होती है, वनस्पति अनेक प्रकार की होती है। कोई तो मूल से उत्पन्न होती है, जैसे अदरक, हल्दी आदि, ये तो कोई तो मूल से उत्पन्न हो गई। अदरक है, हल्दी है, ये तो मूल है। मूल माने होता है जड़। अभी सब समझाएंगे ये बीज क्या होता है, मूल क्या होता है, अग्र, पर्व, कंद क्या होता है। इन सब के लिए नीचे विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। वनस्पति अनेक प्रकार की होती है, कोई तो मूल से उत्पन्न होती है, जैसे अदरक वगैरह हैं, ये सब रूट्स मूल से ही उत्पन्न हो जाती है। कोई अग्र से उत्पन्न होती हैं, जैसे गुलाब है ना। कोई पर्व से उत्पन्न होती हैं, जैसे ईख, बेंत आदि। ये पर्व से उत्पन्न हो गई, पौरें होती है ना उनकी, गन्ने की, अलग अलग पौरों से उत्पन्न हो जाती हैं। कोई कंद से उत्पन्न होती हैं, जैसे ढाक है, ये कंद से उत्पन्न हो रही हैं। कोई अपने अपने बीज से उत्पन्न होती हैं, क्या अपने अपने बीज से उत्पन्न होती हैं, जैसे गेहूं, चना आदि। क्या कोई मिट्टी, जल आदि के संबंध से ही उत्पन्न हो जाती हैं,
वातावरण से उत्पन्न हो जाती है। जैसे घास आदि अपने आप ही मिट्टी जल से, कोई बीज नहीं डाला, कुछ नहीं था, कुछ नहीं बोया था, कंद भी नहीं था, मूल भी नहीं था, पौर भी नहीं था, कुछ नहीं था, और वो अपने आप ही पैदा हो गई। ये कैसे पैदा हो गई घास वगैरह? बोले मिट्टी पानी आदि के संबंध से अपने आप पैदा हो जाती हैं। परंतु ये सभी वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकार की होती हैं। क्या क्या सप्रतिष्ठित से माने सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? देखिए, डाक नहीं जानते? डाक के 3 पात, ऐसे तो कैसे बतलाएं? डाक के 3 पात कहा जाता है ना, 3 ही पत्ते होते हैं उसके, अपने अपने बीच से ये कंद से उत्पन्न होती है। अभी ये हो गए सब घास आदि, परंतु ये सब वनस्पतियाँ कैसी हैं? सारी वनस्पतियाँ या तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक होगी या अप्रतिष्ठित प्रत्येक होगी, दोनों प्रकार की होंगी। अब इसी में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित पने को थोड़ा सा और समझा रहे हैं। तो अब ये जिस तरह से समझाया है, अब ये फटाफट पढ़ तो दूँ मैं इस प्रकरण को, 1-2 मिनट लगेगी, पढ़ देता हूँ, फिर टोडरमल जी से कल पढ़ेंगे, है ना? गाथाओं का अर्थ देख लीजिए, गाथाएं बोल ली है ना अपन ने, गोमट सार की गाथाएं बोली है, उनका अर्थ देख लीजिए। जिनका सिरा संधि पर्व अप्रकट हो और जिसका भंग करने पर समान भंग हो और दोनों भंगों में परस्पर तंतु न लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिसकी पुनः वृद्धि हो जावे, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। समान भंग, ऐसे ऐसे तोड़ा अपन ने क्या, और तोड़ने पर ऐसा लगे जैसे चक्कू से पीस किए हो, तंतु निकले हुए नहीं हैं, वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। मोटे मोटे वो हैं इसके लक्षण कुछ। इससे विपरीत को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इसी तरह की बातें और भी कह रहे हैं। जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, त्वचा, प्रवाल, प्रवाल मतलब नवीन कोमल, और क्षुद्र शाखा मतलब टहनियाँ, क्षुद्र माने होता है छोटा, क्षुद्र शाखा माने टहनियाँ, पत्र, फूल तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिनका भंग असमान हो, उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इसमें भी वही भंग वाली बात कह दी। जिस वनस्पति के कंद, मूल, क्षुद्र शाखा या स्कंद की छाल मोटी हो, उसको अनंत जीव माने सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, मोटी छाल वाले। जिस योनिभूत जीव में वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूलाधिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है। तो ये कह रहे हैं, इस तरह की बातें गाथा के आधार पर अपन ने पढ़ ली है। इन गाथाओं से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। इसको थोड़ा सा समझाने का जो प्रकरण है, ये क्या क्या होते हैं, इनके संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा आगामी पृष्ठों में दी गई है, कल पढ़ेंगे। तो क्या होती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक और क्या होती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इस प्रकरण को जब पढ़ेंगे तो बात थोड़ी सी क्लियर होगी। अभी तो इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ जो बात कही जा रही है, ये सब इस प्रेरणा के तहत कही जा रही है कि हम लोग कहीं अटक नहीं जावें। इस प्रेरणा के तहत कही जा रही है कि अपने जीवन को बराबर निर्मल करने के लिए हम इस बात को बहुत अच्छे तरह से जान लेवें और समझ लेवें कि इनमें अनंत जीव हैं, इनका सेवन नहीं होवे, इनकी विराधना से बचें। और बचेगा वही, बचाने का प्रयास करेगा वही जो व्यक्ति स्वयं जो व्यक्ति खुद ये कोशिश करेगा कि अरे भैया मुझे सावधान रहना है। क्या जो व्यक्ति खुद ये कोशिश करेगा कि मुझे इस दशा की प्राप्ति नहीं करनी है, अपने आप को परमात्मा समझेगा, तो दूसरे जगत के जीव भी उसे परमात्मा नज़र आएंगे। तभी ये जनवाणी की बातें हृदय में उतर पाएगी। हम सभी के हृदय में उतरें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। पारस चैनल जो चलता है उस पर आज छठी ढाल के ऊपर एक ही प्रवचन में छठी ढाल जानने का अवसर, और चर्चा 6 ढाला की पूरी। और कल से प्रकरण शुरू हो रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का। नया ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है, श्रावकाचार ग्रंथ है,
बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, सामने बैठे हुए साधर्मियों में तो कईयों ने सुना होगा, लेकिन आपके परिचित लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना सुना हो, उन्हें आप अवश्य सूचित कर सकते हैं, ग्रंथ उनको अवेलेबल करवा सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वे नियमित उसका लाभ लेते रहें। अभिजन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक, सदा देत हूँ डोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो नमो सदा नमो लोक।